सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि वीडियो डालूं, कुछ बातें शेयर करूं आपके साथ, लेकिन पिछले 5-6 महीने से मैं एक काफ़ी डीप डाइव में गया हुआ था। बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, कुछ चीज़ें सीख रहा था, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है कप एंड हैंडल प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। सो कप एंड हैंडल प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो उसका मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि वो किस टाइप की दिखती है। सो यहाँ पे हम चलते हैं इस चार्ट पे। सो कप एंड हैंडल प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये देखो यहाँ से ये एक कप बनेगा, उसके बाद ये हैंडल बनेगा, और आप हैंडल के इस लोअर एंड के ऊपर यहाँ पे एक एंटिसिपेशन में एंट्री लोगे कि यहाँ से जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। तो ये एक प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है जो कि कप एंड हैंडल के ऊपर आधारित है, और मैंने इस स्ट्रेटजी की बेस पे काफ़ी लंबे समय तक ट्रेड किया, लगभग 1.5-2 साल ट्रेड किया। और अपने इस लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि मुझे इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए पूरे तरीके से। और आज की डेट में मैं इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। इनफैक्ट इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ माई क्राइटेरिया टू रिजेक्ट स्टॉक। सो इस स्ट्रेटजी में कुछ बहुत ही फंडामेंटल इश्यूज हैं इस एंट्री क्राइटेरिया में, जिसके बारे में एक एक करके बात करूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो आज की डेट में भी इसी एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी आज आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है, वो मेरे डीप डाइव के ऊपर आधारित है, और कुछ ऐसी चीज़ें सीखने के बाद जो कि मार्केट में बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं, उनको समझने के बाद इस स्ट्रेटजी की जो कमियां मैंने नोटिस करी ये उनके ऊपर आधारित है। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है, जो मुझे जो दिक्कत आ रही थी इस स्ट्रेटजी से, वो ये थी कि स्ट्रेटजी का मार्केट में एक्टिवेशन टाइम बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये बैकग्राउंड में CNX 500 का चार्ट है, अब ये स्ट्रेटजी काम करेगी सिर्फ इस टाइप की मार्केट में, जो ये वाली मार्केट है, यहाँ पे काम करेगी। और हल्का सा भी जब मार्केट में चॉप आया तो यहाँ पे धड़ाधड़ स्टॉप लॉस लगने स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी विन रेट ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पे काम करेगी। सो ऐसी मार्केट कंडीशन जो 10 SMA के ऊपर मार्केट डेली ग्रीन कैंडल्स बना रही हो, गैप अप पे गैप अप कर रही हो, कॉन्टिन्यूसली मार्केट में बाइंग हो, मतलब तो बेसिकली इस टाइप की मार्केट जब आपको टेक्निकली कोई स्ट्रेटजी चाहिए नहीं, आप कहीं पे भी आप 10 SMA या 20 SMA पे कोई स्टॉक बाउंस कर रहा है उसको ले लो कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लगा के, तो वहां पे भी आप आराम से पैसा बना सकते हो। और यहाँ पे हर बंदा पैसा कमाता है क्योंकि मार्केट की ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन होती है हर स्टॉक की वो एक्सपैंड हो रही होती है, मार्केट की जो ब्रॉडर ब्रेड्थ है वो एक्सट्रीमली बुलिश होती है। तो यहाँ पे लगभग हर बंदा ही प्रॉफिट में होता है। तो इस टाइप के एनवायरनमेंट में ही ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब अगर हम आगे चलें, अब जैसे ये वाली मार्केट देखो, यहाँ पे ये मार्केट वेव्स में ऊपर की तरफ जा रही है। इस पूरे पीरियड में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। हो सकता है यहाँ पे थोड़े पीरियड के लिए काम कर गई हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मार्केट ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी और आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस लगते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो ऑब्वियसली मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ये जो मार्केट है, ये देखो ये वेव्स बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी काम नहीं करेगी। यहाँ पे मार्केट एक फ्लैट जोन में है, यहाँ पे भी काम नहीं करेगी। और उसके बाद की जितनी भी मार्केट है, इस पूरी मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का जो बेसिक सिद्धांत है वो इस बात पे आधारित है कि ब्रेकआउट्स जो हैं वो नए नए ब्रेकआउट्स प्रोड्यूस होंगे। जो स्टॉक्स हैं वो अपनी बेस में एक्यूमुलेशन करके बेस से बाहर निकलेंगे और एक ब्रेकआउट प्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रेकआउट सिर्फ उसी मार्केट में प्रोड्यूस होते हैं जब मार्केट सुपर हॉट हो। अदरवाइज इस टाइप की मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, वो हल्का सा स्विंग क्रिएट करते हैं उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू मुझे लगा कि इस स्ट्रेटजी का टोटल एक्टिवेशन टाइम इन द मार्केट बहुत कम है। तो अगर आपको साल में या 2-3 साल में सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए मौका मिल पा रहा है पैसे बनाने का, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का मुझे लगता है कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आपको मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बनाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो और आप एक डिसेंट बिग साइज प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनाना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी आपको उस टाइप के रिजल्ट नहीं दे सकती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मार्केट में से स्ट्रगल करते रहोगे और यही सोचते रहोगे कि मार्केट सही नहीं है इसलिए पैसा नहीं बन रहा। भाई इस सारी मार्केट में भी लोगों ने पैसे बनाए हैं और बुलिश साइड पे ही बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि जिनके पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इस टाइप की मार्केट में भी पैसा बनाते हैं। पर क्योंकि ये कप एंड हैंडल वाली प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, ये रिलाई करती है इस चीज पे कि मार्केट में एक सस्टेन्ड कंफर्म ट्रेंड होगा, मतलब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे, बेस बनाएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर बेस बनाएंगे। तो ये इस थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है। सो बेसिकली ये थ्योरी जो है वो स्टैन वाइंस्टाइन ने अपनी किताब में लिखी थी कि स्टॉक्स जो है वो किस तरीके से बेस बनाते बनाते ऊपर जाते हैं। पर अगर आपने एक्चुअल में डीपली स्टॉक्स के चार्ट को स्टडी किया हो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो यू विल रियलाइज कि इस टाइप का आइडियल स्ट्रक्चर आपको बहुत ही कम स्टॉक्स में मिलेगा। अब स्टैन वाइंस्टाइन ने तो अपनी किताब में लिख दिया, लेकिन आप खुद सोचो कि स्टैन वाइंस्टाइन
खुद क्या था, वो एक ट्रेडर था या एक एनालिस्ट था? वो स्टैन वाइंस्टाइन मेनली मार्केट ब्रेड्स वगैरह देख के इंस्टीट्यूशंस को एडवाइस करता था, तो मोर ऑफ एनालिस्ट टाइप का बंदा था वो। और उसका मैंने तो देखा कि मुझे कोई पर्सनल रिकॉर्ड नहीं मिला कि उसने एक 1 मिलियन को उसने 100 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया हो, या उसने एक पर्टिकुलर 100% की आरओआई से उसने 8 साल 9 साल अपने अकाउंट को कंपाउंड किया हो। तो उसका ऐसे पर्सनल अकाउंट को ग्रो करने से लेके कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। और वैसे भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ डेकेड्स के बाद चेंज होता रहता है, तो जो चीज़ें आज से 20 25 30 साल पहले वैलिड होती होंगी वो आज की डेट में हो सकता है वैलिड ना हो। अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है बहुत सारे चार्ट्स को स्टडी करने के बाद कि स्टॉक्स जो हैं वो उनका मूवमेंट इतना स्मूथ और इतना मतलब एज पर द बुक नहीं होता है। अब स्टॉक क्या करेंगे, सपोज करो ये ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से उसने सपोज करो कि बेस बना दी, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी एंट्री है, अब स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री नहीं देगा, स्टॉप लॉस देगा, फिर स्टॉप लॉस देगा, स्टॉप लॉस और यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा। और ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये एक स्टॉक है, इसमें जैसे ये वाला एरिया देखो, अब यहाँ पे इसमें एंट्री थी, उसके बाद स्टॉप लॉस लगा, फिर यहाँ पे एक एंट्री थी, उसके बाद स्टॉप लॉस लगा। मतलब जब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, अब यहाँ पे इस जोन में कोई भी एंट्री नहीं है, पर यहाँ से स्टॉक देखो किस तरीके से रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ निकला है। तो ये इस टाइप के केसेस को ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करती। मतलब ये चाहती है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ स्टॉक बेस बनाए, ऊपर जाए, बेस बनाए, इस टाइप से। मतलब इस तरीके से स्टॉक्स एक्चुअली मूव नहीं करते हैं। और काफी बार स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक जो है वो एक बेस बनाता है, उसके बाद ऊपर जाता है और वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता ही रहता है और फाइनली यहाँ पे टॉप आउट होकर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो इस स्ट्रेटजी में मैंने फेस करी वो ये थी कि ये स्ट्रेटजी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड ट्रेडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है। और फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि कोई स्टॉक है जो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मार्केट लीडर है स्टॉक, ठीक है, जा रहा है ऊपर, यहाँ पे इसने एक बेस बनाई, ये बन गया कप एंड हैंडल टाइप का। अब आप यहाँ पे एंट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, हैंडल के लोअर पॉइंट पे। अब आप खुद बताओ कि इन दोनों जोन्स में, ये जो जोन है और एक ये जोन है, कौन से एरिया में मोमेंटम ज्यादा है, कौन से एरिया में स्टॉक में बाइंग अर्जेंसी है, कौन से एरिया में डेली इंस्टीट्यूशंस आके बाय कर रहे हैं? ऑब्वियसली इस एरिया में। तो आप इस एरिया में ना लेने की बजाय सोच रहे हो कि जब ये स्टॉक रुक जाएगा, मतलब जब इन सब लोगों की जेब माल से भर जाएगी, जब ये लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तब मैं आऊंगा और तब यहाँ पे एंट्री लूंगा और उसके बाद यहाँ से एक नया मूव क्रिएट होगा। मतलब आप क्यों इस जोन में लेना चाहते हो? आप यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते हो जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है? यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे कोई एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो। पर आप क्यों वेट कर रहे हो कि एक अच्छा खासा जिंदा स्टॉक पहले मर जाए और मरने के बाद में उसमें एंट्री लूंगा? अब आप बोलोगे कि नहीं हम यहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं, ये सब सब फालतू की बात है। ये जितना भी वॉल्यूम वॉल्यूम देख लो, जब उसने निकालना होगा वो बेस से तभी बाहर निकालेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही एरेटिक सा मूवमेंट होता है, आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तीसरा जो पॉइंट मैंने नोटिस किया वो ये है कि देखो ये जो सेटअप है, अब कहीं कहीं पे भी जब हम एक एंटिसिपेशन में एंट्री लेते हैं, हम एक ब्रेकआउट से पहले, कंफर्मेशन से पहले एंट्री लेते हैं, तो वहां पे हमारी विन रेट नेचुरली कम होती है, क्योंकि आप कंफर्मेशन से पहले एंट्री ले रहे हो। तो जब जिस स्ट्रेटजी में आपकी विन रेट कम हो, तो वहां पे जो सारा बर्डन है वो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर चला जाएगा। मतलब आपको एक हायर रिस्क रिवॉर्ड चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। अब हायर रिस्क रिवॉर्ड को आप ढूंढ रहे हो एक मीन रिवर्जन मार्केट में। सो अगर आपने इसको इंडिया में अप्लाई किया, तो इंडियन मार्केट जो है वो एक मीन रिवर्जन मार्केट है। मतलब हल्का सा मूव आने के बाद स्टॉक्स जो है वो रिवर्ट बैक टू देयर मूविंग एवरेज करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंस्टीट्यूट भी प्रॉफिट बुक करते हैं, रिटेलर्स भी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता कि कोई स्टॉक जो है वो 100% या 150% अपने 10 SMA के अलोंग 10 SMA को ब्रेक किए बिना ऊपर चला गया हो। कोई ना कोई केस आपको मिल ही जाएगा एज एन एक्सेप्शन, बट मैं एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को या किसी भी एंटिसिपेशन स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हो एक मीन रिवर्जन मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको दिक्कत होनी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। इंडियन मार्केट में मुझे लगता है वो स्ट्रेटजीज ज्यादा काम करेंगी जहां पे आप एक छोटा रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करते हो। आप 1:1.5 कर लो, 1:1.25, 1:1 इज ऑल्सो गुड। अब प्लीज ये मत बोलना कि 1:1 पे तो हमें विन रेट चाहिए, और विन रेट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ नहीं सकती। विन रेट बढ़ सकती है, इट कैन गो अप टू, फॉर 1:1 इट कैन गो अप टू 70-75। तो आप इस टाइप का एक छोटा आर मल्टीपल लेके काम करो अगर आप एक मीन रिवर्जन मार्केट में काम कर रहे हो। अगर आप एक ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में काम कर रहे हो जहां पे लोग रिएक्ट करते हैं किसी भी अर्निंग्स के ऊपर, किसी भी न्यूज के ऊपर, और जहां पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ह्यूज नंबर में है, मतलब वहां पे कंटिन्यूसली बाइंग हो सकती है स्टॉक में, और वहां पे कोई सर्किट की लिमिट नहीं है। इस टाइप की मार्केट में जहां पे
जो एक्सटेंशंस हैं वो एक जनरल फिनोमिना हो, ना कि एक एक्सेप्शनल फिनोमिना, वहां पे एंटिसिपेशन सेटअप आपके लिए शायद काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे आप हायर रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हो। तो अगर आप एक लो विन रेट स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, उसको कभी भी मीन रिवर्जन मार्केट में मत लगाना। तो चौथा पॉइंट जो मैंने इसमें फेस किया वो ये कि कई बार क्या होता है कि मार्केट जब अपने एक शॉर्ट टर्म बॉटम पे आती है, और वहां से क्या होता है कि एक सडन रिकवरी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट सपोज करो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड लोकेशन से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे गैप्स करते करते ऊपर की तरफ जाती है। तो इस टाइप के इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आप अक्सर देखोगे कि जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, लगभग सारे स्टॉक्स उस टाइम पे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, और उन ऊपर जाते हुए स्टॉक्स में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि आप चाहते हो कि स्टॉक जो है वो अपनी एक बेस बनाए, कब बनाए। तो आप चलते हुए स्टॉक को नहीं लेना चाहते, मतलब आपकी स्ट्रेटजी अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि इसमें इसके क्राइटेरिया में वो फिट ही नहीं होगा। आप चाहते हो कि वो ऊपर की तरफ जाए स्टॉक, और उसके बाद रुक जाए, और फिर से जब ऊपर जाएगा मैं तब बुक करूंगा। तो आप पहली लेग में क्यों नहीं ले सकते हो? जब वहां पे मोमेंटम है, वहां पे तेजी है, वहां पे बाइंग अर्जेंसी है, वहां पे ना लेने की बजाय आप वेट करोगे कि नहीं पहले स्टॉक रुक जाए, पहले एक अच्छा खासा स्टॉक डेड हो जाए, उसके बाद मैं उसमें जान फूकूंगा। देखा जाए तो यही है स्ट्रेटजी का जो मूलभूत सिद्धांत है। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक्स को ऊपर जाते हुए देखते रहोगे, पर आपको कहीं पे भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि एक स्टॉक जब नीचे की तरफ जा रहा होता है और जब वो वी शेप रिकवरी देता है, तो उस टाइम पे भी इस स्ट्रेटजी में कहीं पे भी एंट्री पॉइंट नहीं बनता है। अब जैसे जो मैंने पहले चार्ट खोला था जियोजीत, में उसी पे लेके जाता हूँ। जैसे अब ये वाला जोन देखो, यहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से कितनी फास्ट ऊपर की तरफ निकला, तो यहाँ पे एक अच्छा स्विंग उसने क्रिएट किया, और यहाँ पे आप एंट्री लेके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन इस सेटअप के हिसाब से आपको वेट करना है बेस फॉर्मेशन का। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है रिलायंस का चार्ट। अब रिलायंस के चार्ट में आप ये वाला जोन देखो, यहाँ से ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, और उसके बाद देखो यहाँ से इसने एक स्विंग क्रिएट करी, पर बेस के हिसाब से यहाँ पे आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। अब और कोई रीजन देखते हैं, जैसे ये देखो ये वाला रीजन, यहाँ पे भी इस पूरी स्विंग के अंदर आपको कहीं पे भी बेस के हिसाब से एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब स्टॉक के चार्ट में बहुत सारे आपको ऐसे स्विंग्स दिखेंगे जहां पे बिना बेस बनाए वो स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी उसको कैप्चर नहीं कर पाती है। ये स्ट्रेटजी वेट करती है कि एक आइडियल फॉर्मेशन बने और वहां पे एक आइडियल एंट्री मिले, पर मार्केट में काम करना इतना आइडियल नहीं होता है। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स थे जिनके कारण आज की डेट में इस प्री ब्रेकआउट कप एंड हैंडल वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करना मैंने पूरे तरीके से बंद कर दिया है। अगर आप भी इसे फॉलो कर रहे हो, आपके दोस्त कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करो। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो ये सारे पॉइंट्स के साथ, और आपके भी माइंड में कभी ना कभी ये डाउट्स आए हैं पर आप किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए हो, तो इस वीडियो को फिर से ज़रूर देखना और समझने की कोशिश करना, ये जानने की कोशिश करना कि आपके साथ भी कहीं यही सब प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने का समय, इट इज़ मोर देन एनफ टाइम टू मेक अप योर माइंड कि कोई चीज़ काम कर रही है, उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है। किसी भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आप 1, डेढ़, 2 साल से लगे हुए हो, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो जस्ट मूव ऑन। मतलब इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है भाई किसी चीज़ के ऊपर। कुछ बेहतर सीखो, कुछ ऐसा सीखो जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मार्केट में रखे, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सको। सो और भी बहुत सारी वीडियोस आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ, और जो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को अगर एक लाइन में कंक्लूड करना हो तो यही कहूँगा कि इट डजेंट वर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में।